जी, एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स ऑफ सैलरी की टैक्सेशन जिस तरह लॉ ने एरियर टर्मिनेशन बेनिफिट्स की, जिस तरह लॉ ने टर्मिनेशन बेनिफिट्स की स्पेशल टैक्सेशन अलाउ की है, इसी तरह लॉ ने एरियर्स ऑफ सैलरी की भी स्पेशल टैक्सेशन अलाउ की है। ठीक है, तो एरियर्स ऑफ सैलरी की स्पेशल टैक्सेशन में और टर्मिनेशन बेनिफिट्स की स्पेशल टैक्सेशन में थोड़ा सा फर्क ये है कि टर्मिनेशन बेनिफिट्स की टैक्सेशन में लॉ ने अलाउ किया कि आप यूज कर सकते हैं, यू कैन एलेक्ट टू यूज लास्ट 3 years एवरेज रेट ऑफ टैक्स। जबकि एरियर्स ऑफ सैलरी की टैक्सेशन में जो लॉ ने हमें अलाउ किया है वो ये कहता है कि आप ईयर ऑफ एक्रूवल का रेट यूज कर सकते हैं। यानी अगर मुझे फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2017 की सैलरी आज टैक्स ईयर 2020 में जाकर मिलती है, अगर मुझे टैक्स ईयर 2017 की सैलरी टैक्स ईयर 2020 में जाके मिलती है, तो मैं बजाय उसके कि उसे करंट ईयर के रेट पर ऐड करूं, मैं ऑप्ट कर सकता हूं, मैं इलेक्ट कर सकता हूं कि मेरी टैक्स ईयर 2017 की सैलरी के ऊपर जो टैक्स रेट अप्लाई हो वो टैक्स ईयर 2017 का ही अप्लाई हो। इसकी एग्जांपल के लिए एक जरा थोड़ा सा फिगर लिखें। फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2020 में सैलरी है 1 लाख रुपया पर मंथ। ठीक है, टैक्स ईयर 2020 में सैलरी है, बेसिक सैलरी 1 लाख रुपया पर मंथ, और अलाउंस मिल रहा है 50,000 पर मंथ। कोई अलाउंसेस हैं, टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, 50,000 पर मंथ मिल रहे हैं, तो ग्रॉस सैलरी 150,000 पर मंथ हो गई। तो पहले आप कैलकुलेट करें टैक्स ईयर 2000 सैलरी की टैक्सेबल इनकम और उसकी टैक्स लायबिलिटी। वही चैप्टर 4 से रेट्स निकालने में भी उसकी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं चैप्टर 4 की। ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है चैप्टर 4 की स्लैब रेट्स की। तो पहले कैलकुलेट करें, सैलरी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करें। अगर बेसिक सैलरी 100,000 है और उसके साथ कोई अलाउंसेस हैं 50,000 रुपीज के, तो पहले मुझे बताएं कि टैक्स ईयर 2020 की सैलरी के ऊपर टैक्स कितना लगेगा। जो कैलकुलेट कर लें वो हैंड रेस कर दें। जी बताइए। सर 90,000 आ रहा है शायद। 90,000 आ रहा है। अभी वैसे आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी सर। ओके, 90,000 इज द करेक्ट आंसर।
अच्छा, अब टैक्स ईयर 2017 के अब इसी एग्जांपल में आगे लिखें कि आपको टैक्स ईयर 2017 में सैलरी थी 60,000 पर मंथ और उसमें से 4 महीने की सैलरी रिसीव्ड थी टैक्स ईयर 2017 में। टैक्स ईयर 2017 में सैलरी थी 60,000 पर मंथ, 4 मंथ्स की सैलरी रिसीव थी और बाकी जो 8 मंथ्स की सैलरी है वो आपको टैक्स ईयर 2020 में आके वसूल हुई है। ठीक है, टैक्स ईयर 2017 की सैलरी थी 60,000 पर मंथ और टैक्स ईयर 2017 के जो एरियर्स हैं 8 महीनों के, वो आपको टैक्स ईयर 2020 में आके वसूल हुए। तो अब अगर टैक्स ईयर 2020 में जो एरियर्स आके आपको मिले हैं उनको ऐड करें अभी जो सैलरी हमने कैलकुलेट की थी और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी रिकैलकुलेट करें। आपको जो 8 मंथ्स के एरियर मिले हैं उन एरियर्स को करंट ईयर की टैक्स ईयर 2020 की सैलरी में शामिल करें और उसके ऊपर रिकैलकुलेट करें कि अब टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। जी बताइए। सर अलाउंसेस भी ऐड करने हैं। जी बिल्कुल, जैसे पहले सैलरी ऐड हुई थी ना तो 1.8 मिलियन की सैलरी आई थी, अब ये सैलरी है 60,000 और कोई अलाउंस वगैरह नहीं है, सिर्फ 60,000 सैलरी है। ठीक है, तो वो जो 8 मंथ्स की सैलरी है यानी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो ये 480,000 के एरियर्स हैं जो आपको करंट ईयर में मिल रहे हैं। उसको आप सर ये तो किसी स्लैब में फॉल नहीं करेगा, हम्म तो फिर तो जीरो टैक्स बनेगा सर। नहीं नहीं, मैंने कहा करंट ईयर की सैलरी में ऐड करें ना आप, 18 लाख में 4,20,000 ऐड करें, अगली स्लैब में चले जाएंगे आप। चेक करें। जी बताइए। Sir, 1,23,000, I think so. 1,23,000 आपने 90,000 प्लस 4,20,80,000 का 15% दिया है, ऐसे ही है? 4 लाख का नहीं सर। हाँ, कितनी बनती है 8 महीने की सैलरी? 8 4 yes, sir. 32, 3,20,000। yes sir. 8 6 48 नहीं बनती? yes sir, सही कह रहे हैं। 4,80,000 बनेगी ना, तो 4,80,000 का 15% लें और उसमें 90,000 ऐड करें। yes sir, सही है। सही है? yes sir. अब कितना जवाब आया? 162. 1,62,000 रुपए। ओके, yes sir. सब लोगों का जो जवाब आ रहा होगा वो 1,62,000 रुपए, 162,000 आ रहा होगा। अगर किसी का 162,000 नहीं आ रहा तो वो हैंड रेस कर दें। ठीक है, तो अभी हमने 2 स्टेप परफॉर्म किए। पहले स्टेप में हमने कहा कि जनाब अगर करंट ईयर की सैलरी उसे मिलती है जो कि 18 लाख रुपए बनती है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी है 90,000। अगर उसे 2017 के एरियर्स भी साथ मिल जाते हैं जो कि 8 महीने के एरियर्स हैं 4,80,000 रुपए के हिसाब से, 8 महीने के एरियर्स जब उसको मिलेंगे तो ये टोटल सैलरी बन जाएगी 22,80,000 रुपए। 22,80,000 रुपए ये स्लैब नंबर 4 में फॉल करता है और उस पर अभी कैलकुलेट किया एक स्टूडेंट ने तो वो 162,000 टैक्स बन रहा है। ठीक है, वो कैलकुलेट इस तरह से होगा 90,000 प्लस 15% ऑफ 4,80,000 आप लेंगे तो वो कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी। ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, अब आपके पास थर्ड स्टेप है, आपने चेक करना है कि अगर आप इसे टैक्स ईयर 2017 में टैक्स के लिए ऑफर करें, अगर आप इसे टैक्स ईयर 2017 में टैक्स के लिए ऑफर करें तो उस वक्त कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि टैक्स ईयर 2017 में उसे सैलरी मिली थी 60,000 के हिसाब से 4 महीने की, यानी 6 4 24, 2,40,000 रुपए की सैलरी उसे 2017 में मिली थी। 2,40,000 रुपए की सैलरी उसे 2017 में मिली थी। अगर हम एज्यूम करें
कि उस वक्त भी यही टैक्स रेट एप्लीकेबल थे जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। उस वक्त भी यही टैक्स रेट्स एप्लीकेबल थे जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो 2,40,000 और उसमें हम ये ऐड कर दें 4,80,000 रुपए, तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स ईयर 2017 की टोटल जो इनकम है, जो टोटल सैलरी है उसकी, वो बन जाएगी 7,20,000 रुपए। टैक्स ईयर 2017 की टोटल इनकम 7,20,000 रुपए बन जाएगी। तो 7,20,000 पे जरा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें, वो कितनी बनती है? 720,000 पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें, वो कितनी बनती है? और जो 2,40,000 उसने लिए थे, उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें कि वो कितनी बनती थी। 7,20,000 पे और 2,40,000 पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें और एज्यूम करें कि यही रेट्स उस वक्त भी एप्लीकेबल थे टैक्स ईयर 2017 में। जी बताइए। सर 7,20,000 पे 6,000 आएगी टैक्स लाइबिलिटी। 7,20,000 पे 6,000 आएगी। ये ऐसे आएगी कि 6 लाख तक तो जीरो है और उसके ऊपर जो 1,20,000 है उसका 5% आपने लिया है, इसी तरह से। 1,20,000। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यस 6,000 रुपए यस की सर। टैक्स लायबिलिटी। जी ठीक है। और 2,40,000 पे जीरो टैक्स लायबिलिटी होगी, ऐसे ही है? यस सर। ठीक हो गया? यस सर। इसका मतलब ये हुआ तमाम लोगों की यही लायबिलिटी वर्कआउट हो रही है, 6,000। ठीक है, तो 6,000 रुपए की लायबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एरियर्स ऑफ सैलरी को बजाय करंट ईयर की इनकम में ऐड करने के हम टैक्स ईयर 2017 की इनकम में ऐड कर दें, तो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आती है सिर्फ 6,000 रुपए। ठीक है, और करंट ईयर की इनकम में ऐड करें तो लायबिलिटी जो पहले 90,000 बनती है सिर्फ करंट ईयर की इनकम पे, वो बढ़कर, वो अप्लाई होकर, नए रेट अप्लाई होकर, तो वो लायबिलिटी चली जाती है 1,62,000 पे, विच इज कितना फर्क आ जाता है ये 90,000 और 1,62,000 का? 72,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल ये है कि वो एरियर्स ऑफ सैलरी को, इस खास केस के अंदर एरियर्स ऑफ सैलरी को करंट ईयर के रेट की बजाय रेलेवेंट ईयर के या ईयर ऑफ एक्रूअल के रेट पर टैक्स करवाए। तो इसका खास केस में टैक्स पेयर के लिए ये बेनिफिशियल है कि वो रेलेवेंट ईयर के रेट पर टैक्स के लिए ऑफर करे, ना कि करंट ईयर के रेट पर टैक्स के लिए ऑफर करे। तो चूंकि लॉ ने उसे अलाउ किया है, लॉ ने उसे ऑप्शन दी है, तो वो इसे रेलेवेंट ईयर के रेट पर टैक्स के लिए ऑफर कर सकता है। ठीक हो गया? तो इस तरह हमारे पास दो चीजें आ गई। एक हमने टर्मिनेशन बेनिफिट्स में देखा कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट है कि टर्मिनेशन बेनिफिट को हम लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेट ऑफ टैक्स पर ऑफर कर सकते हैं, और जबकि हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है एरियर्स ऑफ सैलरी में, कि उनको भी हम करंट ईयर के रेट की बजाय सॉरी, उनको भी हम करंट ईयर के रेट की बजाय रेलेवेंट ईयर के टैक्स रेट पर ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स कम लगेगा। हाउएवर, ये याद रखें कि ये जरूरी नहीं है कि आपको रेलेवेंट ईयर के रेट पर टैक्स कम लगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको रेलेवेंट ईयर के रेट पर टैक्स कम लगे। वो टैक्स ज्यादा भी हो सकता है, वो टैक्स चेंज भी हो सकता है। मसलन इसकी मिसाल इस तरह से देता हूं कि फर्ज किया आपकी करंट ईयर की इनकम, आपकी करंट ईयर की इनकम जो है वो जीरो है। ठीक है, आपकी करंट ईयर की इनकम जीरो है, तो और क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं, ठीक है,
और फिर आपको एरियर्स मिलते हैं से टैक्स ईयर 2019 के। टैक्स ईयर 2019 में आपको टोटल सैलरी मिलनी थी 12 लाख रुपए, ठीक है। आपको 6 लाख रुपए मिले टैक्स ईयर 2019 में, और बाकी के जो 6 लाख रुपए हैं वो आपको मिलते हैं टैक्स ईयर 2020 में। अब क्या होगा, 6 लाख रुपए टैक्स ईयर 2019 में मिले, वो भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। 6 लाख रुपए आपको जो रिमेनिंग है टैक्स ईयर 2020 में, वो भी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्योंकि टैक्स ईयर 2000 ये 6 लाख रुपए तक टैक्स रेट 0% है। तो आपके लिए फायदा किस में है, आप इस अमाउंट को जिस ईयर में मिली है उसी ईयर में टैक्स के लिए ऑफर करें। अगर आप इस अमाउंट को कहेंगे जी मैंने ईयर ऑफ एक्रूवल के रेट पर टैक्स करवाना है, तो टैक्स ईयर 2019 में लेके जाएंगे तो ये 6 लाख ऐड होकर 12 लाख हो जाएंगे, और 12 लाख के ऊपर ज्यादा टैक्स लग जाएगा। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हर केस में एरियर्स ऑफ सैलरी को रेलेवेंट ईयर के रेट पर ऑफर करना, टैक्स के लिए टैक्स कैलकुलेट करना बेनिफिशियल हो। तो ये दोनों जो हमने ट्रीटमेंट पढ़े हैं, इसीलिए लॉ ने इसमें इलेक्ट का वर्ड यूज इस्तेमाल किया, इसीलिए लॉ ने इसमें ऑप्शन दी है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप चेक करें कि आपको टैक्स पेयर को फायदा किस में है। तो ये एक तरह की टैक्स प्लानिंग अलाउ की है टैक्स पेयर को कि वो चाहे तो अपने एरियर्स ऑफ सैलरी को करंट ईयर के रेट पे टैक्स करवा ले, चाहे तो रेलेवेंट ईयर या ईयर ऑफ एक्रूवल के रेट पे टैक्स करवा ले। इसी तरह टैक्स प्लानिंग अलाउ की कि वो चाहे तो टर्मिनेशन बेनिफिट्स को करंट ईयर के रेट पर टैक्स करवा ले, और चाहे तो रेलेवेंट चाहे तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो लास्ट 3 इयर्स का है उसके ऊपर टैक्स के लिए ऑफर कर दे। तो ये दोनों ऑप्शंस टैक्स पेयर के पास मौजूद है। इन दोनों ऑप्शंस को हाउएवर एक्सरसाइज करने के लिए ये जरूरी है, इन दोनों ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए ये जरूरी है कि टैक्स पेयर इन ऑप्शंस को जी, अब मैं ये स्क्रीन आपसे दोबारा शेयर कर दूं। तो इन दोनों ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए जरूरी है कि टैक्स पेयर नोटिस देगा कमिश्नर को इन राइटिंग, ठीक है। टैक्स पेयर नोटिस देगा कमिश्नर को इन राइटिंग। याद रहे कल भी मैंने आपको बताया था कि नोटिस देना है, लेकिन परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अप्रूवल नहीं लेना, सिर्फ इन्फॉर्म करना है। नोटिस देने का मतलब है उसने सिर्फ इन्फॉर्म करना है, उसने कमिश्नर से अप्रूवल नहीं लेनी। तो ये एरियर्स ऑफ सैलरी और टर्मिनेशन बेनिफिट्स के ऊपर बात थी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। ये मैंने एक एग्जांपल वर्कआउट की हुई है। जी सलमान, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन पूछें। सॉरी सलमान, जी आप सर। अच्छा सर, ये मैंने पूछना था, पिछले जो अभी एग्जांपल में हमने किए तो एक जो ईयर 2020 में टैक्स लायबिलिटी हमारी 162,000 आ रही थी, फिर आपने कहा कि 2017 में कैलकुलेट करें तो वो 6,000 आ रही है। तो मुझे अब मतलब सर समझ नहीं है कि अब 6,000 को ही हम लेंगे टैक्स लायबिलिटी 90,000 में ऐड करेंगे या क्या करेंगे, समझ नहीं है। हम 90,000 में 6,000 को ऐड करेंगे, क्योंकि करंट ईयर अच्छा। की इनकम पे टैक्स लायबिलिटी 90,000 है। तो जो यस सर। एक्सेस अमाउंट है, उस एक्सेस अमाउंट को हमने देखा कि अगर हम एक्सेस अमाउंट को करंट ईयर में ऐड करें तो टैक्स लायबिलिटी कितनी इंक्रीज हो जाती है, 72,000। और जी। अगर मैं उसको रेलेवेंट ईयर के रेट पे करूं तो सिर्फ 6,000 रुपए इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सही वो सही जो सही सही। इंक्रीज है उस इंक्रीज को मैं यहाँ पे लाके कर दूंगा, तो टोटल इस दफा मैं टैक्स लायबिलिटी जो पे करूंगा वो 96,000 पे करूंगा। चलिए सर, ठीक है सर, समझ ठीक गया। है जी, क्लियर है? ओके। यस सर, यस सर। जी, अब आप पूछें। सर ये जो कल आपने हमें दी हुई थी एग्जांपल जो दी थी आपने,
सर उसमें आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, स्टेप्स शेयर किए थे, उसमें जो कंपैरिजन वाली बात आपने की थी वो मुझे समझ नहीं आई कि कंपैरिजन। सर हमारे पास जो लास्ट 3 इयर्स का एवरेज वो आता है, रेट आएगा, उसको उस रेट पे हम लोग वो ले लेंगे, इसको टर्मिनेशन बेनिफिट्स को उस रेट पे हम लोग करेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उस रेट से। और जो हमारे पास आएगी इनकम सैलरी होगी, उसमें हम लोग अलाउंस करके ऐड, तो जो फरवरी में हो वो अगर रिटायर हो रहा है तो 2 मंथ्स का हम लोग लेंगे, और फिर उस पे देखिए स्लैब में वो कंपैरिजन, मैं आई एम सॉरी आपको मैं इंटरप्ट करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कंपैरिजन के लास्ट को पहले, ठीक है। यस देखिए पहले स्टेप में आपने कैलकुलेट किया विदाउट टर्मिनेशन बेनिफिट टैक्स लायबिलिटी को, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फर्ज किया आपकी टैक्स लायबिलिटी पहले स्टेप में आ रही है 100 रुपया, ठीक है। यस दूसरे स्टेप में आपने जब टर्मिनेशन बेनिफिट को ऐड किया तो वो टैक्स लायबिलिटी चली गई 130 रुपीज के ऊपर, तो इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया, 30 रुपीज का। ये बात, यहां तक बात समझ में आई है, यस ठीक है। तो इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी आ गया 30 रुपीज का। अब तीसरे स्टेप में आपने कैलकुलेट करना है कि जब आप लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेट पर कैलकुलेट करते हैं तो वो टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है। फर्ज किया वो टैक्स लायबिलिटी 12 रुपए आ रही है, तो इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी था 30 रुपीज और एवरेज रेट के ऊपर है 12 रुपए। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो फायदामंद कौन सा है, जिसमें टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है, यस ठीक है। तो कंपैरिजन का मकसद ये है कि अगर मैं टर्मिनेशन बेनिफिट को लास्ट 3 इयर्स के रेट पर लूं तो फिर कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, और अगर करंट ईयर में ऐड करूं तो कितनी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। देखिए मैं इसको टोटल टैक्स लायबिलिटी से कंपेयर नहीं कर सकता, मैं इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी के साथ कंपेयर करूंगा ना, कि टर्मिनेशन बेनिफिट को ऐड करने से कितनी इंक्रीज लायबिलिटी आती है। तो इसलिए कंपैरिजन का वर्ड यूज किया। अभी बात समझ में आई आपको? यस सर। ओके सर मुझे एक और चीज पूछनी थी कि जी अगर हम लोग ना बेसिक सैलरी को सेपरेटली करें, मींस के टर्मिनेशन बेनिफिट्स को हम लोग ऐड ना करें बेसिक सैलरी में, तो 1 लाख अगर हमारी बेसिक सैलरी है तो वो 2 मंथ्स की अगर हो रहा है वो रिटायर फरवरी में, तो हमारे पास 2 मंथ्स की सैलरी 2 लाख आ जाएगी, और 40,000 उसके पास जो 2 मंथ्स का अलाउंस आ जाएगा। तो सर वो तो हमारे पास उस पर तो टैक्स नहीं कैलकुलेट होगा ना, क्योंकि वो उस पर 0 टैक्स लायबिलिटी होगी। देखिए फरवरी में अगर वो रिटायर हो रहा है तो 2 मंथ्स की सैलरी तो नहीं आएगी, फिर तो 8 मंथ्स की सैलरी आएगी ना, क्योंकि हमारा ईयर तो जुलाई से स्टार्ट होता है, यस सर। ठीक है। हाउएवर यस अगर फर्ज किया वो अगस्त में रिटायर हो रहा होता तो फिर आपके पास 2 मंथ्स की सैलरी की बात आपकी ठीक होती, और फिर आप 2 मंथ्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करते तो वो 0 हो जाती, यस सर। ठीक है। तो यस आपने, लेकिन आपने स्टेप्स यही फॉलो करने हैं। पहले टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है विदाउट टर्मिनेशन बेनिफिट, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है इंक्लूडिंग टर्मिनेशन बेनिफिट, और जो इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी आ रहा है उसे आपने कंपेयर करना है लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेट पर जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है, और फिर ओके जो बेनिफिशियल है उसको आपने टैक्स पेयर के लिए इस्तेमाल करना है। इसी तरह जब आप एरियर्स ऑफ सैलरी लेंगे तो पहले आपने कैलकुलेट करना है करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी विदाउट एरियर्स ऑफ सैलरी, फिर आपने कैलकुलेट करना है करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी विद एरियर्स ऑफ सैलरी। ये मैं स्टेप्स दोबारा ग्रुप में शेयर कर दूंगा एरियर्स ऑफ सैलरी के लिए भी। तो एरियर्स ऑफ सैलरी में पहले आप कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर टैक्स लायबिलिटी विदाउट एरियर्स ऑफ सैलरी, फिर आप कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर टैक्स लायबिलिटी विद एरियर्स ऑफ सैलरी, और उसके बाद आप रेलेवेंट ईयर के विदाउट एरियर्स और विद एरियर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, और फिर कंपेयर करेंगे कौन सा बेनिफिशियल है। क्लियर है आपको? मुझे लगता है ऑफलाइन हो गया। ओके सलमान आप पूछें। जी सर, ये पिछले एग्जांपल में सर वो टर्मिनेशन बेनिफिट के एग्जांपल में मैंने ये पूछना था सर कि हम
दो केसेस क्यों करते हैं कि एक में हम टर्मिनेशन बेनिफिट ऐड करते हैं, दूसरे में हम नहीं करते हैं? हमें तो उसी साल में टर्मिनेशन बेनिफिट मिल रहा है, तो ये तो हमें मतलब हमेशा इनकम में ऐड नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए कह, लॉ ने आपको अलाउ किया है ना, लॉ ने आपको फेवर दी है कि आप बजाय इसको कि करंट ईयर की इनकम में ऐड करें, आप उस टर्मिनेशन बेनिफिट को सेपरेट ब्लॉक के तौर पर सेपरेट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लें। यही तो लॉ ने फेवर दिया है, सही इसीलिए तो इसकी स्पेशल टैक्सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये फेवर ना होता तो फिर हमें इसकी डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं थी, फिर तो सिंपल ठीक, सेल्फ ऐड हो जाता। ठीक है, सही सही है सर, सही। जी और कोई क्वेश्चंस हैं किसी के तो पूछ लें। टर्मिनेशन बेनिफिट्स और एरियर्स ऑफ सैलरी के ऊपर जी पूछे सरोज। सर बस इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दीजिएगा प्लीज ग्रुप में। जी मैं सॉल्यूशन भेज देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। जी क्वेश्चन पूछे। सर वो उसी बात को एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर, टर्मिनेशन बेनिफिट्स वाली। टर्मिनेशन बेनिफिट्स वाली कौन सी वाली बात को? ये कि एक दफा सैलरी में ऐड होती है, एक दफा अच्छा, क्यों नहीं ऐड? वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, वो मैं अगेन लिख के शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है सर। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख के शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को स्क्रीन तो नजर आ रही है ना? अगर स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो हैंड रेस कर दीजिएगा।
ये देखें, ये स्क्रीन पर अगर सब लोगों को नजर आ रहा है, इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एक दफा आप पढ़ लें, और अगर ये आप लोगों को अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो उसे मुझसे पूछ लें, फिर मैं अभी इसके बाद एरियर्स ऑफ सैलरी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसी तरह लिख देता हूँ आपको। ये स्लाइड्स भी मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, ये स्लाइड मैंने अमेंड कर दी है। ओके, हैंड रेस कर दीजिएगा अगर मैं अब स्लाइड लिख रहा हूँ दूसरी, ठीक है जी। पूछे क्वेश्चन। सर जो पॉइंट 3 है सर, इसके अंदर मैंने ये पूछना था कि जो हमारे पास एग्जांपल में 2 मिलियन था, जो रिटायरमेंट वाली चीज थी, टर्मिनेशन सैलरी, तो सर उसके ऊपर 2 मिलियन के ऊपर हम अलग से टैक्स रेट लगाएंगे और जो बाकी जो हमारी सैलरी बन रही है उसके ऊपर अलग से लगाएंगे या दोनों को ऐड करके लगाएंगे? नहीं, देखिए पहले जो ये जो है ना थर्ड स्टेप, इसके अंदर सिर्फ टर्मिनेशन बेनिफिट पे कैलकुलेट होना है, इसमें मैंने बाकी सैलरी का जिक्र नहीं किया हुआ। ठीक है, तो जो 2 मिलियन है सिर्फ उसकी बात हो रही है? सिर्फ उसकी बात हो रही है। ठीक है सर।
जी, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने लिख दिया एरियर्स ऑफ सैलरी का। पहले आप कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी विदाउट एरियर्स, फिर करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी विद एरियर्स, यानी एरियर्स को करंट ईयर की इनकम में ऐड करेंगे और टैक्स लायबिलिटी को रिकैलकुलेट करेंगे। फिर इसी तरह रेलेवेंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट करेंगे, जितनी एक्चुअल अमाउंट मिली थी, जो एरियर्स मिले हैं बाद में, उनको निकाल के, और फिर सॉरी ये फोर्थ स्टेप में फिर रेलेवेंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे विद एरियर्स। ठीक है, तो जो स्टेप 1 एंड 2 का डिफरेंस है वो रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एरियर्स टैक्सेशन ऑन करंट ईयर रेट्स, यानी एरियर्स को जब हम करंट ईयर में शामिल करते हैं तो उसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी कितनी इंक्रीज होती है। और स्टेप 3 और 4 उसमें हम देखेंगे कि अगर हम एरियर्स को शामिल करें रेलेवेंट ईयर में तो फिर हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी इंक्रीज होती है। तो इन दोनों में जहां पर टैक्स लायबिलिटी कम इंक्रीज हो रही होगी, ऑब्वियसली वो हम टैक्स पेयर के लिए यूज करेंगे, वो ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी, क्वेश्चन पूछें। सर ये वाली बातें समझिए कि जब हम कंपेयर करते हैं तो ये तो ठीक है कि जो लोअर है टैक्स पेयर ने वो पे करना है, लेकिन अब तो हमारे पास नया टैक्स ईयर आ चुका है, तो हम इसे ऐसे कैसे करेंगे कि अब जो कम है उस पे दे दे? बेटा लॉ ने अलाउ किया है ना इसमें। ऐसे कर सकते हैं कि पिछला ईयर है बेशक तो उसका भी टैक्स हम कम दे सकें। देखें, ये लॉ ने अलाउ किया है कि आपको एरियर्स ऑफ सैलरी के ऊपर, हर चीज के ऊपर नहीं है, यानी एरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब है कि अगर आपको सैलरी लेट मिली है, बकाया जात आज मिल रहे हैं, सैलरी थी 2017 की, 2015 की, 2016 की, उसके लिए लॉ ने आपको अलाउ किया है। तो लॉ की एक प्रोविजन को ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और उस अलाउबिलिटी की रीजंस है, क्योंकि ये एक्चुअल टैक्स तो मुझे लगना चाहिए था 2017 में, लेकिन उस वक्त इनकम मुझे मिली नहीं थी तो मैंने टैक्स नहीं दिया। इनकम मिलेगी तो मैं टैक्स दूंगा ना। अब जब इनकम मुझे मिल रही है तो इस वक्त अगर मैं करंट ईयर के रेट पे टैक्स दूं तो टैक्स लायबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। तो लॉ इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि एक तो बेचारे को आमदनी देर से मिल रही है, और आमदनी देर से मिलने के बाद उसे टैक्स भी हायर लग रहा है। तो इसलिए लॉ ने ऑप्शन दे दी कि अगर आपको रेलेवेंट ईयर में, ईयर ऑफ अक्रूवल में रेट कम लग रहा है तो आप उस ईयर के रेट के मुताबिक टैक्स दे दो। तो ये लॉ ने ऑप्शन दी है आपको। ठीक है, सही। यस सर। जी क्वेश्चन पूछें। सर टर्मिनेशन बेनिफिट का ही क्वेश्चन है। सर मुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आई कि सर एक तो हम नॉर्मल जो टैक्स रेट है वो ले रहे हैं सर, जब नॉर्मल भी ले रहे हैं तो जो हमारे पास 2020 मतलब जो हमारे पास एक्चुअल सैलरी है साल की, उसके ऊपर अलहदा से लगाएंगे टैक्स, और जो हमें बेनिफिट मिल रहा है उसके ऊपर अलहदा से लगाएंगे। हाँ, स्लैब्स में से ये दोनों को ऐड करके फिर जो स्लैब बन रही होगी वो लगाएंगे। देखें, ये जरा टर्मिनेशन बेनिफिट्स की स्लाइड मैंने वापस ओपन कर लिया, आपको नजर आ रही है? जी सर। ठीक है, देखिए मेरे पास इस साल दो किस्म की इनकम है जो मैंने क्वेश्चन भी आपको दिया था। एक जी सर। इनकम तो वो है जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर मैंने अर्न की है, जो ड्यूरिंग द ईयर की इनकम है, और उस पर मैंने करंट ईयर में टैक्स देना ही है। ठीक है, जैसे हमने कहा था 1,20,000 रुपए पर मंथ उसकी सैलरी थी, उसके ऊपर तो टैक्स देना है ना। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे इस साल कोई रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिल गए। ठीक है, तो रिटायरमेंट जी बेनिफिट सर। के ऊपर भी टैक्स देना है। अगर वो एग्जेम्प्ट है तो फिर तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं है तो फिर टैक्स देना पड़ेगा उनके ऊपर भी। ठीक है। जी सर। जी अच्छा, सर। अब वो रिटायरमेंट बेनिफिट को अगर टैक्स देना है आपने, तो रिटायरमेंट बेनिफिट को ऐड करना पड़ेगा जो बाकी इनकम है उसके साथ, और फिर ही टैक्स रेट अप्लाई होगा ना, क्योंकि टोटल इनकम देखेंगे ना ड्यूरिंग द ईयर मेरी कितनी है। तो इसलिए मैंने ऐड किया जो मेरी इनकम थी ड्यूरिंग द ईयर 9,60,000, जैसे क्वेश्चन में भी आपने देखा, और फिर मेरी करंट ईयर में टर्मिनेशन बेनिफिट्स जी कितने आए सर। थे, 2 मिलियन के। तो इन दोनों के ऊपर मिलाकर जब मैंने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की तो वो बन गई 2,75,000, जो कि बहुत ज्यादा टैक्स लायबिलिटी है। तो इसलिए फिर मैंने
लॉ में देखा, मेरे पास लॉ में ऑप्शन है। ऑप्शन किसके लिए? सिर्फ टर्मिनेशन बेनिफिट के लिए। तो मैं टर्मिनेशन बेनिफिट को अलग किया, टर्मिनेशन बेनिफिट के ऊपर लास्ट ईयर्स का एवरेज रेट लगाया और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली। तो अब जब मैं टैक्स पे करूंगा तो मैंने जो लास्ट 3 इयर्स के एवरेज रेट पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की है वो प्लस जो मेरी नॉर्मल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी बनती है वो दोनों मिला के पे कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, अभी जी क्लियर सर। है? जी सर, ओके ठीक है। जी, क्वेश्चन पूछे? सर हो गया आंसर। हो गया आंसर? हो ओके गया। हाँ जी। ओके जी, तो आज के लिए मेरे ख्याल है इतना ही काफी है। जी आदिल क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन मेरा ये था कि जो एरियल्स में हमारे पास सैलरी मिल रही है, मतलब कि 2017 में हमें 4 महीने की मिली और 8 महीने की नहीं मिली, जी जी, तो जो 4 महीने की मिली है 2017 में, तो उस 4 महीने का 2017 में हम टैक्स नहीं दे सकते? 4 महीने की जो सैलरी हमें 2017 में मिली थी वो तो थी 6 लाख रुपए से कम ना, तो उसके ऊपर तो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, अज्यूम कर ले कि मतलब कि टैक्सेबल हो वो सैलरी, तो फिर अगर वो हम टैक्सेबल है तो उसके ऊपर हमने टैक्स देना चाहिए था उस वक्त। अच्छा सही है, थैंक यू। ठीक, ओके। जी यशवील। सर ये क्वेश्चन है कि क्या नाम है, ये जो टर्मिनेशन बेनिफिट्स में आखिरी 2 बुलेट पॉइंट्स दिए हैं आपने, इसमें सर डिफरेंस जो है स्टेप 1 और स्टेप 2 में, उसे हम कंपेयर करें टर्मिनेशन बेनिफिट्स पे जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है उससे। सर इस तरह भी कर सकते हैं ना कि टोटल टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग टर्मिनेशन बेनिफिट्स जो कि 2,75,500 आ रही है, उसको कंपेयर करें टैक्स लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग टर्मिनेशन बेनिफिट्स और टैक्स लायबिलिटी ऑन टर्मिनेशन बेनिफिट्स यूजिंग एवरेज रेट, वो जो कि 80,000 आ रही है। दोबारा बताएं, किसको कंपेयर करें? टैक्स लायबिलिटी यानी सिर्फ पहले स्टेप की टैक्स लायबिलिटी नहीं, टोटल टैक्स लायबिलिटी को 2,75,000 को कंपेयर करें किसके साथ? सर जो बाद में टैक्स लायबिलिटी आ रही है, एक तो एक्सक्लूडिंग टर्मिनेशन बेनिफिट्स आ रही थी हाँ, वो ओवरऑल टैक्स 18,000 आ रही लायबिलिटी थी, के साथ भी कैलकुलेट कर, ओवरऑल कंपेयर कर। हाँ हाँ जी, ओवरऑल भी कंपेयर कर सकते हैं, तब भी एक ही बात, रिजल्ट एक ही आएगा। सही है, ठीक, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ लोग जो है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुसलसल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और बाकी लोग बाकी ऑनलाइन आके सो जाते हैं। आई होप कि ऐसा नहीं हो रहा होगा, है ना? तो क्योंकि बाकी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, तो मुझे पता लगेगा कि बाकी लोग भी सिर्फ ऑनलाइन ही है या जाग रहे हैं। क्लास में तो पता लग जाता है ना कि कौन कौन जाग रहा है। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं लग रहा। वैसे तो क्लास की स्ट्रेंथ माशाल्लाह आपकी अच्छी खासी है, 31 पार्टिसिपेंट्स हैं क्लास में, लेकिन क्वेश्चन 2-3 पूछते हैं। आदिल, सरोश और अभी अफीफा भी एक दफ़ा क्वेश्चन पूछ चुकी हैं, अरीबा भी, और ये अभी जो एक लड़का क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या नाम है इसका बच्चा, आदिल, अशबील क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये 5-6 स्टूडेंट्स हैं जिनकी पार्टिसिपेशन आती है, बाकी लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं आती। तो क्वेश्चंस पूछेंगे तो पार्टिसिपेशन पता लगेगी। अदरवाइज मैं फिर ऐसा करूंगा कि मैं नेक्स्ट टाइम से जो है ना, मैं खुद किसी को अनम्यूट करके तो उससे सवाल पूछ लिया करूंगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि वो साहब या साहिबा जाग रहे हैं या सो रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।